उधर से इस सदन को लाभान्वित जी। आप सभी का अभिवादन। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल एवं हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड्स के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के इस समापन सत्र के अध्यक्ष मेरे अनन्य सहयोगी और प्रिय भाई प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी, माननीय कुलपति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल एवं प्रोफेसर पुष्पिता अवस्थी जी, अभी मैंने सुना भी थोड़ा उन्हें, हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड्स। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय मृदुला सिन्हा जी, इस देश की सुप्रतिष्ठित साहित्यकार एवं पूर्व राज्यपाल गोवा, जिनसे दिल्ली में मिलने का अवसर हुआ और इनका सानिध्य स्वयं में बहुत ज़्यादा सुखद और प्रेरक होता है। माननीय श्री अतुल कोठारी जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं, विशेषज्ञ वक्ता हैं, विद्वान वक्ता हैं और पूर्णतः शिक्षा के क्षेत्र में पारंगत हैं। इनको सुनना अर्थात साधना रत हो जाना होता है। जब भी बोलते हैं और हम लोग कहीं भी सुनते हैं तो हम लोग साधना की स्थिति में आ जाते हैं। तो ऐसे माननीय श्री अतुल कोठारी जी, संचालन कर रहे डॉक्टर संदीप अवस्थी जी, और जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखलाई दे रहे हैं उसमें से माननीय भावना ठाकुर जी, माननीय नारायण व्यास जी, डॉक्टर ऋतु माथुर जी एवं अन्य सभी जो आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सबसे संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, सुन रहे हैं अथवा देख रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक महत्वपूर्ण विषय पर यह अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित है और आज के समापन सत्र का जो विषय है, वैश्विक परिदृश्य पर भारत का अभ्युदय, चुनौतियां एवं संभावनाएं, निश्चित रूप से बहुत प्रासंगिक, उपादेय और महत्वपूर्ण है। आज के संदर्भ में जब हम वैश्विक व्यवस्था पर विचार करते हैं तो जो समकालीन स्थिति है, अदृश्य कोविड-19 नामक विषाणु जनित स्थिति, उस पर सबसे पहले ध्यान जाता है कि आज की जो विश्व व्यवस्था है उसमें दुनिया के सभी राष्ट्र एक धरातल पर खड़े हैं। विकसित, विकासशील, अविकसित, अल्प विकसित सभी एक जैसे दिखलाई दे रहे हैं और इस अदृश्य विषाणु के प्रकोप से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। इसे आजकल एक नया नाम भी दिया गया जो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तृतीय विश्व युद्ध। वस्तुतः विश्व युद्ध तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच में होता है, लेकिन यह विश्व युद्ध ऐसा नहीं है। यह दुनिया के सभी देश एक तरफ से हैं और एक अदृश्य विषाणु, जिसका कारक एक अमानुषिक वृत्ति का पोषक राष्ट्र है, फिर भी उस विषाणु के विरुद्ध हम सभी सक्रिय हैं, प्रयासशील हैं कि उसे हम प्रभावहीन कर सकें। आज का दौर इसीलिए संशय का दौर है और स्तब्धता का दौर है। हम सभी स्तब्ध हैं। क्या कोई अदृश्य विषाणु इतना प्रभावी हो सकता है जिसका समाधान हम त्वरित कर पाने की स्थिति में नहीं है। जब भी वैश्विक परिदृश्य की बात करते हैं तो 3 स्थितियां सामने आती हैं। विश्व तो शक्ति स्पर्धा से पहचाना जाता है और यह 3 संदर्भों में होता है। इसके राजनीति के जो उपादान हैं, शक्ति राजनीति, अर्थ राजनीति और संगठन की राजनीति। जहाँ तक शक्ति राजनीति का प्रश्न है, मैंने आरंभ में ही चर्चा किया कि आज जो सामरिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति है, इसकी निरर्थकता का बोध हम सभी को हो रहा है। आज दुनिया के सशक्त राष्ट्रों के पास और जो समर्थ राष्ट्र कहे जाते हैं सामरिक संदर्भों में, उनके पास इस विषाणु के निर्मूलन की कोई व्यवस्था नहीं है।
यह स्थिति दुनिया के सभी देशों के पास है। लेकिन ऐसे भी राष्ट्र हैं, हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र, जिसकी शिक्षा नीति के बारे में माननीय कोठारी जी बता रहे थे कि हमारी परंपरा, हमारी चिंतनशीलता, विचारधारा किस तरह से उपादेय रही है हमेशा से, और जिसका अनुपालन आज के विश्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस शक्ति की राजनीति की जो प्रतिस्पर्धा है, कहा जाता था शीत युद्ध के समापन के बाद 89-90 के बाद कि दुनिया जो पहले द्विध्रुवीय हुआ करती थी, अचानक एक ध्रुवीय हो गई। लेकिन शेष सभी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों के क्रमशः उदित होने के साथ यह बहुध्रुवीय हो गई, और फिर भारत, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी जैसे राष्ट्रों के समर्थ समृद्ध होने के साथ ही अब यह दुनिया बहुस्तंभी दुनिया हो गई। ऐसे में जहाँ तक विश्व व्यवस्था का प्रश्न है, इसमें भारत की स्थिति महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में है। एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है कि वो आर्थिक संदर्भों में महाशक्ति हो। आज की तारीख में हिंदुस्तान आर्थिक संदर्भों में महाशक्ति है, और इसलिए भी इसकी महाशक्ति की पहचान आज दुनिया में सबसे ज़्यादा है कि जब भी आर्थिक संदर्भों में अचानक डिप्रेशन की स्थिति आई है, आर्थिक तनाव दबाव की स्थिति आई है, तो हिंदुस्तान इकलौता राष्ट्र है दुनिया का जो उस आघात को झेल गया है जिसे हम आर्थिक मंदी का आघात कहते हैं। बहुत सारे विकसित राष्ट्रों के उद्योग ठप हो जाते हैं, जैसा आजकल इस कोरोना के चलते हुआ है। औद्योगिक आस्थान ठप पड़े हैं, आवागमन के साधन ठप पड़े हैं, आजीविका के जितने कर्मस्थल हैं वह भी लगभग बंद ही हो गए हैं। सारी गतिविधियां लगभग मंद हो गई हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि जब भी आर्थिक मंदी का दौर आता है तो हिंदुस्तान उसका आघात आसानी से झेलता है, कारण हम कृषि और ऋषि परंपरा के देश हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार कृषि व्यवस्था है, और इसमें यह निहित है कि जब भी किसान उत्पादन करता है वह साल भर के लिए तो अपने पास कोष रख ही लेता है, शेष अतिरिक्त कोष वह बाजार में लाता है, और इसलिए कोई भी आर्थिक आघात हो हमारे राष्ट्रीय व्यवस्था पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता। आज भी भले ही उत्पादन के साधन ठप पड़े हैं, लेकिन अन्न के मामले में, खाद्यान्न के मामले में हिंदुस्तान पूर्णतः आत्मनिर्भर राष्ट्र है, सक्षम राष्ट्र है, और आज की तारीख में हम दुनिया के विभिन्न देशों को शुद्धतम अन्न निर्यात कर रहे हैं। ये हमारी स्थिति है। आर्थिक संदर्भों में जहाँ तक निर्माण और विनिवेश की स्थिति है, हिंदुस्तान की कोई सानी नहीं है। दो मायने होते हैं आर्थिक समृद्धि के, जिसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं और इकोनॉमी ऑफ स्कोप कहते हैं। एक स्थान पर हम ऐसी तकनीकी के आधार पर औद्योगिक स्थान खड़ा करें जहां रोजगार के तो अवसर हो ही, कम लागत में अधिक उत्पादन हो, इसे इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। और जब इकोनॉमी ऑफ स्कोप की बात करते हैं तो एक ऐसा औद्योगिक स्थान हो, क्षेत्र हो, संरचना हो जहां एक ही औद्योगिक स्थान में विभिन्न प्रकार के उत्पादन हो सके। इससे कम लागत में अनेक प्रकार के उत्पादन और सामान हमारे सामने होते हैं, रोजगार का अवसर भी बढ़ता है। तो इस तरह से चाहे औद्योगिक संदर्भ हो अथवा कृषि संदर्भ हो, निर्यात का संदर्भ हो, उपभोग का संदर्भ हो, विपणन का संदर्भ हो, सभी संदर्भों में भारत आज एक महाशक्ति है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में इसकी दुनिया में मान्यता है, और आज दुनिया की कोई भी आर्थिक शक्ति ऐसी नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ सहयोग की दृष्टि निगाह न रखे, क्योंकि दुनिया को अपने उत्पादों के लिए बाजार चाहिए, क्रेता चाहिए। आज के समाज को बाजार समाज कहा जाता है, मार्केट सोसाइटी। और जो कल पुर्जों की नीति है, प्रभाव है, उसके चलते आज के समाज शास्त्र को सोशियोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तकनीकी का समाज शास्त्र एक नया शब्द भी हमारे शब्द संग्रह में अब आ चुका है। तो इस तरह से हम तकनीकी और मार्केट सोसाइटी दोनों को लेकर के चलते हैं। दोनों ही संदर्भों में हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा महत्ता है। जहाँ तक आर्थिक राजनीति का प्रश्न है, यह आर्थिक राजनीति के चलते बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई, जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी शक्ति है संगठन की राजनीति, जिससे विश्व व्यवस्था संचालित होती है। संगठन में शीत युद्ध के समापन के पहले
पहले वार्सा पैक्ट और नाटो जैसे दो प्रमुख संगठन थे। सबसे बड़ा संगठन तो संयुक्त राष्ट्र है, जिसका संकल्प है कि आने वाली पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाएंगे। उसके लिए प्रयास भी हो रहा है और कभी कभी कुछ अमानुषिक वृत्ति के पोषक राष्ट्र इस इक्विलिब्रियम को जो शांति के लिए है थोड़ा हिलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हम संगठन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण पायदान पर खड़े हैं। वार्सा पैक्ट अब नहीं है, नाटो है सबसे प्रमुख सामरिक संगठन, लेकिन जो सबसे बड़ा संगठन है संयुक्त राष्ट्र के बाद वह है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। 120 देशों का संगठन और उसका भारत अग्रणी राष्ट्र है। कभी कभी कहा जाता था कि शीत युद्ध के समापन के बाद इस संगठन की क्या उपादेयता है। आज उपादेयता ज़्यादा है। आर्थिक मंच पर एक साथ बैठने के लिए, सांस्कृतिक मंच पर एक साथ बैठने के लिए, विचार विमर्श एक साथ करने के लिए, और दुनिया में अगर कोई वर्चस्ववादी विस्तारवादी शक्ति होती है तो उसे चेतावनी देने के लिए, नियंत्रित करने के लिए इस संगठन की पहले से ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यह सह अस्तित्व के सिद्धांत का पोषक राष्ट्र है। इसलिए संगठन की राजनीति में भी हिंदुस्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह महत्ता और बढ़नी है जब हम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बन जाएंगे, और उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। उसके अस्थायी सदस्य होने के कारक भी हैं, कारण भी हैं। हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। सबसे सफल लोकतंत्र हिंदुस्तान में है। मानवाधिकार का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। हम आर्थिक महाशक्ति हैं, हम सामरिक महाशक्ति हैं, हम वैचारिक महाशक्ति हैं। हमारी जो विचारधारा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सनातन है। हमारे धर्म को भी कहा जाता है इस धर्म सनातन। हमारे यहाँ अहिंसा, सहयोग की जो विचारधारा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारधारा है। तो हम चाहे विचारधारा का आधार हो, संस्कृति का आधार हो, हम सब संदर्भों में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होने का भाव रखते हैं। इस शीर्षक का जो आज का है उसमें एक शब्द लोक संस्कृति भी है। लोक संस्कृति के जितने उपादान हैं वह एक शक्ति के कारक के रूप में देखे जाते हैं। दुनिया में शक्ति को कभी कभी टकराव का आशय मान लिया जाता है। सैमुअल पी हंटिंगटन नामक विचारक ने कहा कि आगामी संघर्ष संस्कृतियों के बीच का होगा। लेकिन हम जिस देश के हैं वहाँ संगम संस्कृति की प्रतिष्ठा है, और हमारी संस्कृति के ऐसे मूलभूत तत्व हैं जिसकी हमेशा से महत्ता रही है, सार्थकता रही है। आज के संदर्भों में यह सार्थकता और बढ़ गई है। एक संस्कृति है हमारी जो परंपरा से चली आ रही है, और एक संस्कृति है हमारी लोकतंत्र की। उसका जो सबसे बड़ा पर्व है वह निर्वाचन होता है, और हिंदुस्तान का जो निर्वाचन है दुनिया के लिए आदर्श निर्वाचन तंत्र भी है, व्यवस्था भी है, और वह उत्सव भी है। मेरा आशय आज हमारी परंपरागत संस्कृति से है। हमारी संस्कृति संगम संस्कृति है जिसमें टकराव नहीं, सद्भाव का स्थान होता है, जो समावेशी है। जो बाहर से भी लोग आए उनके गुण धर्म को हमने अपने में लिया और उनका वैधानिकीकरण कर दिया, अर्थात वैलिडेशन इसकी विशेषता है। इसकी एक विशेषता है प्रकृति बंधन, नेचर वर्शिप। और आज हम जो अदृश्य विषाणु का दौर है उससे बचने के लिए प्रकृति से सामीप्य की तलाश कर रहे हैं। हमारे यहाँ वृक्षों का बंधन है। आप सभी जानते हैं कि जो शांति पाठ है उसमें भी ओम वनस्पतयः शांति की बात करते हैं। हर घर में तुलसी का बंधन, तुलसी का बिरवा, तुलसी का पौधा। और तुलसी एक ऐसा पौधा जिसके पत्र को हम दल नाम से जानते हैं। तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ एंटीबायोटिक गुणों से परिपूर्ण। तो यह हमारी वंदना का एक उपाय है। हम देखते हैं कैसे प्रकृति का बंधन करते हैं, हम नदियों का बंधन करते हैं, हम वृक्षों का बंधन करते हैं, और पूरे परिवेश का स्तवन करते हैं। हमारी संस्कृति की विशेषता। हमारी संस्कृति में जेंडर इक्वलिटी है, लैंगिक समानता, महिलाओं के लिए उच्चतम स्थान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रिया। यह अभ्यर्थना का भाव हमारी संस्कृति में है। इसलिए हमारी संस्कृति समभाव की संस्कृति है, सम्मान भाव की संस्कृति है, सद्भाव की संस्कृति है, और सरोपर या उत्सव धर्मी संस्कृति है। जन्म से लेकर और प्रयाण तक उत्सव ही उत्सव है।
संतान हुई तो उत्सव, शिक्षालय गया तो उत्सव, वैवाहिक अवसर पर उत्सव, फिर आगे फसल होती है तो उसके लिए भी उत्सव मनाते हैं, और आखिरी प्रस्थान भी हमारा उत्सव के साथ ही होता है। यह हमारी संस्कृति की विशेषता है। इसीलिए हमारी लोक संस्कृति आचरण से जानी जाती है, कई रूपों में व्यक्त होती है, नृत्य में, कला में, गीत में, गायन में, वादन में, सब जगह हमारी संस्कृति झलकती रहती है। इसीलिए उत्सव धर्मी और उत्साहधारित संस्कृति कहा जाता है भारत की संस्कृति को। जहाँ तक पर्यटन का प्रश्न है तो हमारे यहाँ तो परंपरा से ही कहा जाता है, गीत बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मैं जिस स्थान पर हूँ इसे रेवा खंड कहते हैं। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है। हिंदुस्तान का हर अंचल दर्शनीय है। इतनी ऋतुएं, इतनी नदियाँ, इतने पर्वतीय और अरण्य क्षेत्र दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए इसे जरूर देखना चाहिए, और इसी कारण भारत भूभाग को, भारतवर्ष को कहा जाता है कि यह वह भूभाग है जहाँ आने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे भूभाग को अवश्य देखना चाहिए। दुनिया के श्रेष्ठतम पर्यटन स्थल हिंदुस्तान में हैं। यह केवल संदर्भ के लिए, क्योंकि इस शीर्षक का एक हिस्सा यह भी है। तो हम संगठन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से दुनिया के समुन्नत राष्ट्र हैं, और आज हमारी महत्ता दुनिया में स्वीकृत है। जहाँ तक शक्ति राजनीति का प्रश्न है तो शक्ति तो आयुधों से और जन आस्था से पहचानी जाती है। जहाँ तक आयुधों का प्रश्न है, सामरिक संदर्भों में वह राष्ट्र ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे जिनके पास नाभिकीय आयुध थे। हमारे पास भी नाभिकीय आयुध हैं, इसलिए 5 अस्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ हम एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। हमारे पास खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। हम थल पर, जल में और नभ में सर्वत्र सशक्त हैं, अंतरिक्ष में भी। इसलिए सामरिक संदर्भों में हिंदुस्तान दुनिया के महत्वपूर्ण राष्ट्रों के समकक्ष है। कुछ मामलों में हम उनसे ज़्यादा आगे भी हैं। एक शब्द है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जिसे MAD कहते हैं, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। नाभिकीय आयुधों के कारण अब दुनिया पारस्परिक विनाश की आश्वस्त के साथ आगे बढ़ रही है। ये जो नाभिकीय आयुध हैं इन्हें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि दुनिया ने सुविधा और संहार के बहुत सारे उपकरण बनाए। आज ज़रूरत है मानव को सुरक्षा देने के उपकरण बनाने की, चिकित्सा क्षेत्र में विशेष निवेश करने की। इस पर हमें विचार करना है, और आज हिंदुस्तान इस दृष्टि से भी दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बनने वाला है। कारण कि जो आधुनिक औषधीय व्यवस्था है उसमें हम आगे हैं, लेकिन जो प्रकृति के सामीप्य से हमें सुविधा मिलती है वनौषधियों की, आयुर्वेद की, उस मामले में भी हम समृद्ध हैं। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ अमरकंटक में, इसे वनौषधियों का क्षेत्र कहा जाता है, और इस अंचल में कोरोना नामक विषाणु का न्यूनतम प्रभाव है। अर्थात यहाँ की वनस्पतियों से, औषधियों से प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आज हम उसी की तलाश करते हैं कि कोई ऐसी औषधि आ जाए कि मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए और किसी भी प्रकार के विषाणु का कुप्रभाव न हो। हम इस संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी अब हिंदुस्तान बहुत आगे पहुंचने वाला है। जो भारत का अभ्युदय है इस संदर्भ में भी विचारणीय है। थोड़ी बात जो चुनौतियां हैं उस पर हम कर लें। आज का जो विश्व है उसके सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। कोरोना, जिसके समाधान के लिए वैश्विक उपाय हो रहा है, हम उसमें सफलता के कगार पर खड़े हैं। एक है आतंकवाद, जिसके लिए हमारी नीति अब जीरो टॉलरेंस की है, क्योंकि हमारे पास माननीय मोदी जी जैसा एक सफलतम प्रधानमंत्री है जिसे वैश्विक मंच पर महानायक के रूप में देखा जाता है। एक समस्या है वर्चस्ववाद। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में वर्चस्ववाद और संरक्षणवाद
यह दो शब्द तेजी से निकले। हिंदुस्तान वैश्विक मंच पर निरंतर इसका विरोधी है, क्योंकि दुनिया में जो भी उत्पादन हो रहा है मानवता के लिए, मनुष्यों को सुविधा देने के लिए, यह पूरी मानवता के लिए होना चाहिए। हमें मनुष्य से मनुष्यता की यात्रा करनी चाहिए, मानवीय सद्गुणों का समावेश करना चाहिए जो भारतीय संस्कृति में है। तो हम वर्चस्ववाद के विरोधी हैं, संरक्षणवाद के विरोधी हैं, और स्वयं हम जो उत्पादन कर रहे हैं इसका सकल उपयोग हो सके, सबके लिए हो सके, इसके हम पोषक हैं और प्रचारक हैं। एक शब्द है विस्तारवाद, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पड़ोस में जिस राष्ट्र का मैं संकेत कर रहा हूँ अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण जाना जाता है, लेकिन ऐसे विस्तारवादी राष्ट्रों को भी अगर ठिकाने लगाने के लिए कोई शक्ति है तो भारत है, और उसके पास नायक कोई है तो माननीय मोदी जी जैसा। तो यह विस्तारवाद स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, संप्रभु राष्ट्रों के लिए चुनौती है। वे राष्ट्र जो मानवता को सहेजते हैं और सबके लिए कल्याण का मार्ग खोजते हैं, उनके लिए चुनौती है। इसलिए पूरी दुनिया को दो समस्याओं के प्रति एक साथ होना है। एक तो आतंकवाद के विरुद्ध है, फिर कोरोना के विरुद्ध, कोरोना जैसे किसी भी विषाणु के विरुद्ध, और जो इस समय एक लंबित समस्या है विस्तारवाद की, जिसके चलते राष्ट्रों की सीमाएं बदलने की स्थिति में पहुंचती हैं। तो इस विस्तारवाद के विरुद्ध भी दुनिया को एकजुट होना है और यह समझना है कि जो भी विषाणु या आपदाएं आए तो उनके लिए समाधान का रास्ता केवल भौतिकता से नहीं निकलता। भौतिकता, आध्यात्मिकता और मौलिकता का सम्मिश्रण ही किसी भी समस्या का समाधान है। और इस संदर्भ में भारत का जो लोक जीवन है, भारत की जो लोक रीति है, वह बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हमारी मान्यता में अहिंसा के लिए बहुत ज़्यादा स्थान है। अहिंसा परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च। हमारे यहाँ जब परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उसका कैप्शन रखा गया बुद्ध मुस्कुराए, अर्थात अब हम शांति की गारंटी ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। यह हम ऐसा करते हैं। अहिंसा का रास्ता हमेशा से श्रेयस्कर रास्ता रहा है। आज दुनिया में एक विषय है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, और उसके लिए सर्वोत्तम समाधान अहिंसा है, जो हिंदुस्तान की परंपरा, दर्शन और चिंतन से निःसृत है। हमारे यहाँ का सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम सबके सुखी होने की कामना करते हैं, सब निरंतर विकास करें, कहीं दुख ना हो, इसका हम प्रबंध करते हैं, प्रयास करते हैं, और इसके हम आग्रही हैं। हमारी सोच व्यापक है। दुनिया के विभिन्न विकसित राष्ट्र अपने देश को ही सुरक्षित संरक्षित करके आगे बढ़ने की बात समझते हैं, व्यापार विपणन में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन दुनिया का इकलौता राष्ट्र है जहाँ की सामाजिक व्यवस्था अनुकरणीय है, और आज दुनिया के सभी देशों को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ महोपनिषद में कहा गया है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराये का है, यह संकीर्ण मति वाले व्यक्तियों की, देशों की सोच हो सकती है, लेकिन जो उदार चरित्र के लोग हैं उनके लिए पूरी धरा ही परिवार है। हम पूरी धरा को परिवार मानते हैं। हमारी संस्कृति ही परिवार और सभ्यता से समन्वित संस्कृति है। हम संयुक्त परिवार के लोग हैं जिसमें संवेदना और सहयोग दोनों की वृत्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज पूरी दुनिया के लिए हमें संवेदनशील होने की ज़रूरत है। यह संवेदना भारत से दिखलाई देती है। हम केवल अपने परिवारिक जनों के लिए संवेदनशील नहीं हैं, हमसे संबंधित दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं उनके लिए, भारतीयों के लिए, और इससे आगे बढ़कर हम संपूर्ण मानवता के लिए संवेदनशील है। मानवता को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, सुखी रखने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास होना चाहिए, और इस प्रयास में हिंदुस्तान दुनिया का सर्वाधिक अग्रणी राष्ट्र है। आज की जो समस्याएं हैं कोरोना जनित, उससे मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भारतीय जीवन शैली है, जिसमें सतर्कता है, सजगता है, सक्रियता है, संयम है, संतोष है,
सहयोग है, संवेदना है और सद्भावना है। इन मूल्यों के साथ दुनिया के राष्ट्र आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से मानवता के सम्मुख कोई भी संकट नहीं होगा। हम सभी शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। माननीय कोठारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की। आइए हम सब मिलकर के यह प्रयास करें कि अपने अपने शिक्षण संस्थान को हम उस दिशा में ले चलेंगे जिसे संकल्प से सिद्धि की दिशा कहते हैं, और इसके माध्यम से हम भारत को स्वस्थ, स्वच्छ, समर्थ, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाएं तथा ज्ञान लोक का महानतम राष्ट्र बनाएं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।